हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जो सादा जीवन और उच्च विचारों का भाव रखते हैं तथा साथ में सरल, सहज, कर्मठ और राष्ट्रभक्ति तथा सच्चाई के गुण जिनके आभूषण हैं, ऐसे व्यक्तित्व की आज की हमारी कहानी है जिसका शीर्षक है बैंक मैनेजर। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज की कहानी। बैंक मैनेजर। सोमवार का दिन था। बैंक के मैनेजर मोहम्मद नईम अन्य दिनों की भांति आज भी ग्राम पवासा से धरेटा गांव को अपनी साइकिल से पहुंच रहे थे। वे शाम 5 बजे के बाद बैंक बंद करवाते और प्रातः 9:45 बजे खुलवाते। बैंक का मैनेजर होने के बाद भी उन्होंने 2 पहिया वाहन नहीं खरीदा। चाहते तो वे खरीद सकते थे। सरलता, सहजता, कर्मठता, राष्ट्रीयता, सत्यता आदि गुण उनके आभूषण थे। सादा जीवन और विचारों की ऊंचाइयां उन्हें सदा ही समाज की भलाई हेतु कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। इसलिए बैंक के कार्य से निवृत्त होकर और अवकाश वाले दिन भी समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने तथा अनपढ़ों को पढ़ाने का काम करते थे। धरेटा गांव होकर ही उनके गांव का मार्ग भी था। नित्य ही उन्हें 12 किलोमीटर आना जाना पड़ता। उनकी साइकिल ग्राम प्रधान की बैठक पर आकर रुक गई। यहाँ कुछ लोग ग्राम प्रधान के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव के लोगों में उनके प्रति बड़ा प्रेम और श्रद्धा थी। पहुंचते ही उन्हें ग्राम प्रधान ने सत्कार से अपनी बैठक में बैठाया तथा अन्य सभी ने अभिवादन किया। मोहम्मद नईम साहब ने प्रधान जी से पूछा, गांव में सब ठीक ठाक हैं? कोई नई बात तो नहीं? भगवान और आपकी कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। आपने जब से गांव में ध्यान देना शुरू करो है, हमारे गांव की हालत ही सुधर गई है। लड़ाई झगड़े न के बराबर है गए, साफ सफाई बढ़ गई, बीमारी कम है गई। आजकल कौन ध्यान देतु है? कोई पढ़ो लिखो जात रहे। सबको पैसा कमाइबे की धुन है जात है, पर उपकार तो इरले बिरले की कत है। प्रधान जी, वैसे तो अल्लाह ने सबको ही नेक काम करने के लिए धरती पर भेजा है। बस इंसान की मर्जी है कि वह अच्छे कार्य करता है या बुरे। सबको ही अपने अपने कामों का फल मिलता है। हाँ मैनेजर साहब, आप ठीक ही कहते हैं। गांव के अच्छन, बुद्धू, बुंदू, रफीक, खचेरा, पीर्थी, रमेश और बडकू आदि सभी ही उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये सभी 1 माह से लिखना पढ़ना मैनेजर साहब से सीख रहे थे। ग्राम प्रधान भी अंगूठा टेक ही हैं। वह भी पढ़ाने लिखना सीख रहे थे। अधिकतर लोगों के माँ पिता ने पढ़ाने लिखाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनका बचपन खेलने और पालतू पशुओं को चुगाने चराने में बीत गया। 15-16 की उम्र में शादी हो गई। फिर अपने अपने काम धंधे में लग गए, मजदूरी या खेती बाड़ी में। माँ पिता भी अनपढ़ थे। आखिर क्या जानते पढ़ाई का महत्व? कुछ तो कह देते कि नाय कलेक्टर है रे पढ़ लिख के। वे सब सोचते
कि गाय भैंस तो जंगल में चुगा के ज़्यादा दूध देंगी और गाय भैंस का घूमने फिरने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूधिया को भी दूध की ज़्यादा बिक्री कर देंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे। गांव में अधिकतर लोगों की सोच ऐसी ही बन गई थी। उन्हें देश और दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं था। मोहम्मद नई साहब ने पढ़ने पढ़ाने के साथ सबको कुछ आवश्यक बातें समझाई। दोस्तों, ये जीवन अमूल्य है, इसे पशुओं की तरह बर्बाद मत करो। आपस में लड़ भिड़ कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो आप हर काम कर सकते हैं। गांव के लोग कंजूसी या मजबूरी के कारण सब्जियों और दूध का कम प्रयोग करते हैं। अधिकतर नमक की रोटियां चटनी से खा लेते हैं। यदि कभी कभी खाना पड़े तो चल जाता है, लेकिन रोज रोज ऐसा होने से शरीर में ज़रूरी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसके कारण नए नए रोग हो जाते हैं। ये शरीर 5 चीज़ों से बना है: पानी, धरती, हवा, आग और आकाश। खाने की चीज़ों में भी इनका गुण होता है और अलग से तो हम हवा अपनी नाक से लेते ही हैं और पानी मुंह से पीते हैं। इन्हीं 5 तत्वों में से किसी एक के कम अधिक होने के कारण वात, पित्त, कफ शरीर में घट बढ़ जाते हैं। इसी कारण शरीर में नए नए रोग हो जाते हैं। फिर लोग नीम हकीमों और अप्रशिक्षित डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर पैसा और समय बर्बाद करते रहते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। जीवन नरक बन जाता है। मनुष्य को संतोषी होना चाहिए और संतोषी होने के साथ साथ उसे अपनी आंखें सदा खुली रखनी चाहिए। अधिकतर लोग कंजूसी के कारण संतोषी होने का ढोंग करते हैं, जिससे उनका आज और कल नरक हो जाता है। जो बातें आपकी समझ में न आए उन्हें पूछते जाना। अच्छन ने पूछा, मैनेजर साहिब, जब ये शरीर 5 चीज़न से बनो है तो कम ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? भाई अच्छन, जैसे आलू ज़मीन के अंदर पैदा होता है, उसमें धरती का अंश ज़्यादा होता है, और यदि हम रोज़ रोज़ आलू ही खाएंगे तो धरती के अंश की मात्रा बढ़ जाएगी। भगवान ने मनुष्य के शरीर में सैकड़ों अंग बनाए हैं और सभी के अलग अलग काम हैं। खाने की चीज़ें भी तो उसने सैकड़ों बनाई है, भिन्न भिन्न ऋतुएं बनाई है। हर ऋतु में तरह तरह की चीज़ें होती है। पालतू पशुओं के लिए चरागाह बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक गांव में प्रत्येक ऋतु में ही अलग तरह की घास, जड़ी बूटियाँ उगती रहती हैं। जब दुधारू पशु उसको खाकर आएगा तब उसका दूध भी अमृत हो जाएगा। अगर हम सारा दूध बेच देंगे तो उसके मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। दूध में वैसे भी ताकत देने वाले तत्व मौजूद हैं। दयाराम बोला, मैनेजर साहिब, तुमने हमें समझदारी की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। पहले तो हमने नाई सुनी थी। हम तो कंजूसी के कारण सबरों दूधिया को बेच देते हैं और ज़्यादातर मजदूर और किसान नमक रोटी चटनी से ही खाते हैं। अधिकतर ही सबरों दूध बेच देते हैं तो मट्ठा ऊन नाई मिलतू है, तासे वो बीमारी घेर लेते हैं। दयाराम, आप सही कह रहे हो। पृथ्वी चाचा बोले, मैनेजर साहिब, मेरे बाबा 100 बरस के हैं, मरे हैं। 100 बरस के हैं के मर गए, कबू बीमार न पड़े। बस उनके नियम धर्म बहुत बढ़िया है। दांतन की सफाई रखते, 4 बजे सवेरे को पेट भर के पानी पीबते और दूध तो कबू उनने बेचो नायो। तासे कलेऊ
में रोटी के संग संग मट्ठा और गुड़ खावते। शाम को सूरज छिपने से पहले भोजन तरकारी के संग खावते और संग में 2 गिलास दूध पीवते। सबरो गांव उनकी मेहनत और शरीर को देख देख खुश हो। तो हमने तो कंजूसी और मजबूरी में सब कुछ भुलाई दियो। भाई पृथ्वी, आपने अपने बाबा के अनुभव सबको सुनाए हैं क्या? हम सब आज इन्हें अपना नहीं सकते। अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें तो हमें अपनानी ही चाहिए, चाहे अच्छी बातें हमें अपने से कम आयु उम्र के व्यक्ति से ही मिल रही हो। आदमी तो उम्र भर सीखता ही रहता है। यदि आपके बाबा जी की 3 बातें लोग मान ले, भोर में जग कर पेट भर पानी, दोपहर के भोजन के साथ मट्ठा और शाम के भोजन के साथ दूध ले लें, तो आम बीमारियां दूर दूर भाग जाएंगी। जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। समय भी पूरा हो गया है। कल फिर मिलेंगे। प्रधान जी व गांव के सभी उपस्थित लोग मैनेजर साहब की बातों से गदगद हो जाते हैं और चौपाल से नीचे तक छोड़ने आते हैं। मैनेजर साहब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। मैनेजर साहब 15 मिनट में अपने गांव पहुंच जाते हैं। घर में सभी प्रसन्न हो जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाकर दूध पीते हैं और दांतों की सफाई करते हैं। बाद में 7:45 बजे से 8:45 बजे तक अपने बच्चों और गांव के अन्य बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ाते हैं। ये रोज़ का नियम बन गया है। कोई गणित पूछता है, कोई हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान। इंटर तक पढ़ाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ विद्यार्थी तो दूसरी गांव के भी पढ़ने आ जाते हैं। बिना शुल्क लिए इतना बढ़िया पढ़ाने वाला शिक्षक कहाँ मिलेगा। रात के 8:45 बज गए हैं। बच्चों की पढ़ाई समाप्त होने के बाद अब रात्रि विश्राम का समय हो गया है। सब बच्चों को पहले से ही हिदायत है कि यहाँ जब पढ़ने आएँ तो अपने घर से खाना खाकर आएँ। रात्रि में सोने से पहले दांत साफ करें। सभी बच्चे साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। यदि किसी बच्चे के कपड़े या बस्ता गंदा पाया जाता है, कॉपी किताब पर कवर नहीं चढ़ा मिला या नाखून साफ सुथरे नहीं मिलते, तब उन्हें फौरन टोक दिया जाता। इसी कारण सभी बच्चे अपना ध्यान रखते हैं। सोते समय सभी को ईश्वर, खुदा, भगवान का स्मरण करके सोना पड़ता है। ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे ईश्वर, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करना। बृहस्पतिवार की भोर में मैनेजर साहब अपनी दिनचर्या के अनुसार लगभग 4:30 बजे जग गए हैं। तांबे के पात्र में रात का रखा पानी 3-4 गिलास पीते हैं, फिर सोच को जाते हैं, नीम की दातुन करते हैं और दातुन करते समय नाक से तेज तेज श्वास लेते हैं। थोड़ा व्यायाम करते हैं। व्यायाम में कुछ योगासन और रस्सी कूद है। उनके पालतू पशुओं में एक गाय, एक भैंस व कुछ अन्य पशु हैं। वे उनकी सेवा करते हैं। कुछ पेड़ पौधे उनके घर के आंगन में लगे हैं, उन्हें सींचते हैं। उनकी पत्नी घर के अन्य कार्य कर रही है तथा बच्चे भी सहयोग करते हैं। 7 बजे तक स्नान, नमाज आदि पढ़कर गाय का एक गिलास दूध पीकर आज वह समाज सेवी अभय कुमार रस्तोगी व उनके सहयोगियों का इंतजार कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बैठक में तय हुआ था कि मैनेजर साहब के गांव में ही आधुनिक शैली के सूत कातने के कुछ चरखे बांटेंगे और गांव के प्रत्येक घर और खाली स्थानों में वृक्षारोपण करेंगे। जुलाई माह चल रहा है, कुछ बरसात हो गई है। अभय कुमार रस्तोगी अपने साथियों के साथ एक तांगे में बैठकर
आए हैं, साथ में कुछ चरखे हैं। मैनेजर व गांव के अन्य संभ्रांत लोग अभय जी का स्वागत करते हैं। अभय जी कहते हैं, मैनेजर साहब, मुझे देर तो नहीं हुई, शायद 5-7 मिनट देर हुई है, तांगा विलम्ब से मिला। कोई बात नहीं रस्तोगी साहब, अब नेक काम की शुरुआत की जाए। हाँ मैनेजर साहब, ऐसा ही करते हैं। गांव के कुछ बेरोजगार युवक युवतियों को चरखा चलाना सिखा देते हैं। वैसे इसको चलाना बहुत आसान है, बाद में इन्हें वितरित कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा रस्तोगी साहब। रस्तोगी साहब ने गांव के युवक युवतियों को चरखा चलाना सिखाया और बाद में इच्छुक उम्मीदवारों को चरखे वितरित कर दिए। मैनेजर साहब, आपको बैंक में कितने बजे जाना है? मैं ठीक 9 बजे यहाँ से चल दूँगा। आप गांव में वृक्षारोपण कराइए। गांव वाले सब तैयार हैं, कुछ जलपान कर लीजिए। मैनेजर साहब ने सभी को गेहूं चने से बनी रोटियां व मट्ठे और गुड़ का जलपान कराया। सभी को बड़ा आनंद आया। 9 बजने वाले थे। मैनेजर साहब ने रस्तोगी जी से विदा ली और अपनी साइकिल से बैंक चल दिए। रस्तोगी साहब ने अपने अन्य साथियों की मदद से गांव में यथास्थान खाली जमीन पर वृक्षारोपण कराया। घरों व गांव में सफाई अभियान भी साथ साथ चलवाया। गांव की महिलाओं को बहुत आनंद आ रहा है कि आज उनके घरों के आसपास बड़े बड़े आदमी सफाई करा रहे हैं और पेड़ लगवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत उत्साहित व रोमांचित हैं। मैनेजर साहब इस बैंक में 2 वर्ष से कार्यरत हैं। बैंक के सभी कार्य नियमितः और ईमानदारी से किए जा रहे हैं। बैंक के सभी कर्मचारी अब सुधर गए हैं। सभी ग्राहकों से अच्छा व्यवहार किया जाता है। आसपास गांव में मैनेजर साहब के व्यवहार व ईमानदारी की चर्चा है। ऋण वितरण योजनाओं के अंतर्गत उन्हीं ज़रूरतमंदों को ऋण वितरण किया गया है जिनको वास्तव में ज़रूरत है। सत्यापन करने के लिए मैनेजर साहब स्वयं घर घर जाते हैं और सही उम्मीदवार को ही ऋण दिया जाता है। इससे पूर्व के मैनेजर आंख मीचकर ऋण बांटते थे। बिचौलियों और मैनेजर की चांदी ही चांदी थी। बेचारे ज़रूरतमंद वंचित रह जाते थे। पूरी तरह बंदरबाट थी। बैंक बंद कराने के बाद मैनेजर साहब अपनी दिनचर्या के अनुसार दरेटा गांव पहुंच गए। इससे पूर्व मैनेजर साहब तथा अभय रस्तोगी जी ने दसियों गांव में अनपढ़ों को पढ़ाने, सफाई अभियान चलाने, वृक्षारोपण कराने, सूत कतवाने और ठलुआ युवकों को पशुपालन और खेती कराने के लिए प्रेरित किया है। कुरीतियों और जादू टोनों को जड़ से मिटाने में सहयोग किया है। मैनेजर साहब के पहुंचने पर प्रधान जी व अन्य गांववासी प्रसन्न हो जाते हैं। मैनेजर साहब सभी से कुशल क्षेम पूछते हैं। दीवार पर बनाए गए शामपट ब्लैक बोर्ड पर मैनेजर साहब पढ़ाने लगते हैं। सभी लोग एकाग्र होकर पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कराने के बाद मैनेजर साहब ने आज पर्यावरण संबंधी कुछ दोहे बनाए हैं। भाई, आज अधिकतर लोग पेड़ों के दुश्मन हो गए हैं। समय पर वर्षा नहीं हो रही। पेड़ों से ही हम सबका जीवन है। पेड़ ही प्रदूषित हवा को स्वच्छ हवा में बदलते हैं। हरे वृक्ष न काटिए, नित नव वृक्ष लगाए, ऐसे नर तो जगत में देव उपाधि पाए। हरियाली को देखकर सबका मन खिल जाए, पेड़ लगाएं हम सभी, समय पर वर्षा आए। बाढ़ बढ़ी सूखा बढ़ा, तन में बाढ़े रोग, पेड़ जो काटे बावरे, अब वाको फल भोग। पर्वत पर्वत खूब ही आई ऐसी बाढ़, लोग बहे और मर गए, मिली न कोई आड़। उन्होंने दोहों का विस्तार से अर्थ समझाया और पेड़ों की महिमा बताई। रफ़ीक ने कहा, मैनेजर साहब, हमें पतो नहीं कि पेड़ इतने काम की चीज़ है। हम तो उन्हें कबू काट डालते अपने स्वार्थ में। अब हम पूरा ख्याल रखेंगे इनकी देखभाल में, नए पेड़ उल गाएंगे। सही समझा रफ़ीक आपने। मुझे लगता है कि सभी को
पेड़ों की उपयोगिता पता लग गई होगी। वर्षा का मौसम शुरू हो गया है। कल सभी गांव वाले खालिस्तान में वृक्ष लगाएंगे। आप सबको अपने आसपास से 4-4 पेड़ों की पौध इकट्ठा करनी है और गड्ढे खोदने हैं। पौधों में आम, नीम, बरगद, पीपल, शीशम आदि कुछ भी हो सकता है। सभी एक स्वर में बोले, हाँ हम कर लेंगे। मैनेजर साहब विदा लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी बैंक मैनेजर। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।